अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले 27 दिसंबर से हल्द्वानी के उत्तराखंड में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की वजह है इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर 4300 घरों को तोड़ना। लोग रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अब ये न्यूज़ लोकल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुकी है, मगर इस पूरे मामले में कुछ बहुत अहम पहलू हैं जिसको अनफॉर्चुनेटली डिस्कस नहीं किया गया है। जैसे इस पूरे मामले में क्या सिर्फ मुसलमान ही इम्पैक्ट होंगे, इंडिया का कानून इस मामले में क्या कहता है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारी नेशनल मीडिया है, वो इस न्यूज़ को कैसे देख रही है और इस केस को कैसे कवर कर रही है। और लोगों के घरों को तोड़ने के लिए ये पीआईएल फाइल करने वाला रविशंकर जोशी कौन है, ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी होते ही जिहादी गैंग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। मेरा वो दरबार है जहाँ इंसान ही होता है, जहाँ आज तक किसी का जुल्म नहीं। एक पिटीशन के ऊपर उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट आया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा एरिया में 78 एकड़ जमीन को रेलवे की मिल्कियत मानते हुए वहां पर बसने वाले 4365 घरों को हटाने और तोड़ने का ऑर्डर इशू किया गया। लोगों ने 27 दिसंबर से इसके खिलाफ रोड के ऊपर आकर के पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू किया। आज 4 जनवरी है और कहीं से कोई बदमाशी, कोई शरारत और कहीं से कोई वायलेंस की कोई खबर नहीं आई है। मतलब यह है कि प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल तरीके से हो रहा है। लोग रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं और गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या वो ज़मीन सच में रेलवे की है और क्या ये लोग जो वहां बसते हैं वो सच में अवैध और इलीगल हैं। हमारे सरों से हमारी घर की छत छीन ली जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50,000 का मजबा कहाँ जाए? ए अल्लाह, दुनिया सारी जानती है, ए अल्लाह दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है। रेलवे इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? ए अल्लाह। 29 साल के ईशान सिंह नाम से हिंदू राजपूत लगते हैं। वो द क्विंट से बात करते हुए सवाल पूछते हैं कि अगर ये जमीन रेलवे वालों की है तो उस जमीन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। मतलब यह है कि उस जमीन के ऊपर गवर्नमेंट का स्कूल है, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनभूलपुरा। उस एरिया में गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट का स्टेट इंटर कॉलेज भी है। ईशान एक फार्मासिस्ट हैं जो उसी इलाके में रहते हैं और वो ये कहते हैं कि इस इलाके में वो बचपन से रह रहे हैं और उनके ग्रैंडफादर यानी दादा भी वहीं थे। वो क्लेम करते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है क्योंकि इंटेंशनली कोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए गए। इस एरिया के एमएलए हैं सुमित हरिदेश, जो कि कांग्रेस से हैं। वो भी प्रोटेस्टर्स के बीच में बैठे हुए हैं, या ये कहिए कि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपनी खुद की जमीन है उस पर उन्हें कोई चिंता नहीं है कि रेलवे उस पर कब्जा करना चाहिए। उन्होंने कोई पैरवी हाईकोर्ट में इस विषय में नहीं करी। रेलवे ने स्वयं एफिडेविट में लिख के दिया था कि 29 एकड़ उनका है, लेकिन यहाँ पे 78 एकड़ जद में आ रहा है, जिसमें 4500 मकान है, मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, सामुदायिक केंद्र है, धर्मशालाएं हैं और राज्य सरकार चैन की नींद सोई है। इस एरिया में कई मंदिर और मस्जिद हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे ही बन जाता है, या ये कहिए कि रेलवे की जमीन को गवर्नमेंट ने कब्जा किया हुआ है? ये कुछ ऐसे अफसोसनाक सवाल हैं जो आपको गवर्नमेंट के और उत्तराखंड हाईकोर्ट के नियत के ऊपर शक करने को मजबूर कर देगा। मुफ्ती अहमद रजा कादरी साबरी मस्जिद के इमाम हैं। वो हाथ में मदरसा के डॉक्यूमेंट को लिए हुए ये कहते हैं कि मदरसा कम से कम 70 साल पुराना है। 59 साल के मोहम्मद इसरार खान हाथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स का डॉक्यूमेंट और रिसीट दिखाते हुए ये कहते हैं कि वो सारे टैक्सेस पे करने के बाद भी वो इलीगल कैसे हो गए।
अब सवाल यह है कि अगर ये लोग इलीगल थे तो ये टैक्स, ये बिल किस बात का गवर्नमेंट को पे किया जा रहा था और गवर्नमेंट वहां से लोगों से किस बात का टैक्स वसूल कर रही थी। रेलवे की जमीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जमीन इंडिया में लाखों एकड़ में यूं ही बर्बाद पड़ी है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने इंडिया के अंदर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को कब्जा किया हुआ है। आपको शायद 38,000 किलोमीटर महसूस ना हो, इसीलिए आप इसको रिलेट कीजिए। दिल्ली की जो टोटल जमीन है वो 1482 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब दिल्ली का जो टोटल जमीन है उसके 25 गुना से भी ज्यादा जमीन को चाइना ने कब्जा किया हुआ है। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। चाइना इंडिया में घुस करके न सिर्फ यह कि अरुणाचल प्रदेश में जमीन कब्जा कर रहा है, बल्कि वहां पर कॉलोनी और घर बसा रहा है। वहां आप विदेशी फुल्ली इलीगल ऑक्युपायर से लड़ नहीं पा रहे हैं और यहां अपने ही सिटीजन्स के घरों को उजाड़ रहे हैं। या यह समझिए कि मुसलमानों को इस बात की गलतफहमी है कि वो हिंदुस्तान में इज्जत के साथ जिंदा रह सकते हैं। अब यहां यह सवाल है कि अगर यह पूरा मामला सिर्फ लैंड का है तो गवर्नमेंट लैंड, रेलवे लैंड इसी हिंदुस्तान में लाखों एकड़ में इसी हिंदुस्तान के सिटीजन्स के जरिए कब्जे में है, तो यह भनभूलपुरा की ही जमीन क्यों कंट्रोवर्सी की पात्र बनी है? इस सवाल को समझने के लिए आपको एक झन्नाटेदार फैक्ट को समझना और मानना पड़ेगा। इस मामले के पीछे है एक आइडिया एक एक्टिविस्ट का, जो फेसबुक के ऊपर आरएसएस के आइडियोलॉग को प्रमोट करता है और उसको वर्शिप करता है। नाम है रविशंकर जोशी। इसी ने साल 2016 9 नवंबर को उस जमीन के खिलाफ इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर पीआईएल फाइल किया था। अब यहां आप इस बात के लिए बनभूलपुरा के मुसलमानों को कसूरवार मान सकते हैं कि जब 2016 में उनको घरों से बेघर करने के लिए पीआईएल फाइल किया गया था तो वो तब क्यों नहीं लड़े, तब क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाया? कम से कम अपने लिए तो आवाज उठा लेते। बहरहाल इस पूरे मामले में इंडिया का कानून और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है उसको समझिए। अगस्त 2019 में लैंड डिस्प्यूट के एक केस की हेयरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट 1963 का हवाला देते हुए एक जजमेंट पास किया और उसमें कहा कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में 12 साल से रह रहे हैं और उस 12 साल के अंदर किसी ऑनर ने उसके ऊपर ऑनरशिप क्लेम नहीं किया तो अब वो ऑनरशिप आपके ऊपर चली जाती है, यानी उस जमीन के आप ऑनर हैं। और अगर ये जमीन गवर्नमेंट की है यानी ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो ये 12 साल की मुद्दत 30 साल तक चली जाती है। ये कानून कितना सही है, कितना गलत है, रेलवे लैंड इसके अंदर आता है या नहीं, इसके ऊपर बात की जा सकती है, मगर आप यहां गौर करिए कि वो लोग वहां पर 50 साल और 70 साल से रह रहे हैं। तो हमें यह समझना होगा कि गवर्नमेंट की और आम मेजॉरिटी पीपल की मंशा क्या है, क्योंकि असम में अब तक 4500 से ज्यादा घरों को डिमोलिश किया जा चुका है। और हद अफसोस हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम तो यह है कि जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है वो अब इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, खुशीनगर में 47 घरों को तोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया और अब उत्तराखंड के अंदर इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के घरों को तोड़ने का ऑर्डर आया है। पीआईएल फाइल करने वाला एक नॉन रेलवे का बंदा है, एक आरएसएस माइंडेड एक्टिविस्ट है। यह हकायक हमें कुछ बहुत ही खतरनाक और खौफनाक चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसमें एक बेहूदगी देखें, इन सब के खिलाफ जिसको सवाल उठाने चाहिए थे, जिसको सच दिखाना चाहिए था, वो है मेन स्ट्रीम मीडिया, मगर वो क्या कर रही है उसको चेक करिए। उत्तराखंड में जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी होते ही जिहादी गैंग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। हल्द्वानी में हजारों लोगों ने डेरा डाल दिया है, रात दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है। मकसद एक ही है कि जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ दामी सरकार के बुलडोजर एक्शन को किसी तरह रोका जा सके। टाइम्स नाउ अपने न्यूज कवरेज में इस पूरे मामले को जमीन जिहाद कहता है और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जिहादी धरना गैंग कहते हैं। जिहाद अपने आप में यकीनन एक मुकद्दस लफ्ज है और हम सब बदतरीन गुनाहगार हैं कि अल्लाह के रसूल के हुर्मत पर बात आई और हम खड़े नहीं हो सके, अल्लाह के घर को हम बचा नहीं सके। असम में मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है और हम चुप हैं। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है और हम चुप हैं, कोई आवाज नहीं उठाई। और हम में से बेशतर लोगों को इस पूरे डरावने सच के बारे में मालूम ही नहीं है।
यकीनन हम सब कसूरवार हैं और शायद इसी की सजा हमें मिल रही है, मगर यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया का ऐसा खतरनाक और कत्लेआम के लिए उकसाने वाला बयान और कवरेज, और फिर कॉमन सिटीजन्स का हमारे और आपके खिलाफ साजिश और कॉन्स्पिरेसी एक थ्रेटनिंग अलार्म है। ऐसे में हम जैसे जर्नलिस्टों और एक्टिविस्टों की यह जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को पढ़ें और समझें और फिर लोगों को अवेयर करें, एक्सपोज करें। और ये जो एक्टिविस्ट हैं और जो जर्नलिस्ट और न्यूज़ एंकर हैं जो स्टूडियो में बैठे आतंकवादी हैं, उनको एक्सपोज करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।